सो हाय गाइज, वंस अगेन दिस इज एस के मिश्रा, माय चैनल से मिश्रा सर गुड़गांव वाला। हाय, आप लोग कैसे हैं? गुड इवनिंग। आज हम लोग रियल नंबर, जैसा कि मैंने बताया था कि एक शॉट में फिनिश करूंगा, बट इट वाज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्चुअली इतने कॉन्सेप्ट हैं कि यार रियली सॉरी, वो एक में नहीं हो पाया। मैंने कितना भी शॉर्ट करना चाहा लोगों की तरह कि 10 20 25 मिनट में मैं एक एक्सरसाइज फिनिश कर दूं, बट नहीं हो पाया। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट येस, आज सेकंड वीडियो है रियल नंबर पे। इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि रिमेनिंग पोर्शन जो भी है हमारा, उसको आज हम लोग ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर टारगेट है अभी कि ये जो लॉकडाउन चल रहे हैं या हर तरफ कोविड सिचुएशन है, तो कोई भी बच्चे सफ़र ना करें यार। घर से बैठे हुए टॉप क्लास टीचिंग, आप बहुत सारे ऐसे हमारे जैसे टीचर मिल जाएंगे और एक से एक अच्छे भी मिलेंगे। NCERT बेस्ड वो वीडियो अलग होगा, RD शर्मा एग्जाम्पलर का अलग होगा। एंड ऐप डाउनलोड आप कर लो जो लिंक में है, और उस पर हमने फ्री स्टडी मटेरियल डाले हुए हैं जो असाइनमेंट टाइप है। आप वहाँ से जाके उसके प्रैक्टिस कर सकते हो। इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज। मैं सबसे पहले बताऊंगा रियल नंबर हमारा होगा आज एक्सरसाइज 1.2। इसमें सबसे पहले है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक्चुअली क्या है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जब आप NCERT में पढ़ोगे तो उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, चाहे आप जितनी बार पढ़ लो। बट उसका बेसिक मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ भी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर इन दिस वर्ल्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब ये हुआ कि आप जितने भी कॉम्पोजिट नंबर जानते हो, चाहे वो 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 15 है। कॉम्पोजिट जानते हो ना क्या होता है, या ये भी बताने की ज़रूरत है? कॉम्पोजिट वो नंबर होता है जिसके कि खुद के अलावा और वो नंबर दोनों को छोड़ के, मतलब 1 और ये नंबर दोनों को छोड़ के, और जो एडिशनल फैक्टर कंटेन करते हों, जैसे 14 है तो 1 और 14 को छोड़ के इसके फैक्टर और कुछ एग्जिस्ट करते हैं ना, जैसे 2 है, 7 है, तो ये कॉम्पोजिट है। प्राइम क्या होता है? प्राइम होता है कि 1 और द नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा और वो किसी के टेबल में आता ही नहीं, उसके और कोई फैक्टर हो ही नहीं सकते। लाइक 17 का कोई फैक्टर नहीं होता। आप ढूंढ लो, या तो 1 के टेबल में जाएगा या 17 के टेबल में जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज प्राइम। चाहे वो 3 है, चाहे आपका 7 है, चाहे 23 है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और कॉम्पोजिट क्या है? जैसे 22 है तो 22 क्या है? 1 और 22 इन दोनों को छोड़ के वो किसी और के टेबल में तो आता है ना, कोई ना कोई तो फैक्टर है इसके। 2 हैं, 11 है, दैट्स व्हाई इट इज कंपोजिट। सो हम आते हैं बैक टू द पॉइंट। फंडामेंटल थ्योरम की बात कर रहे थे, तो बोल रहे हैं एवरी कॉम्पोजिट अच्छा, ये लिखने के लिए भी आ जाता है, स्टेट करने के लिए भी आ जाता है 1 मार्कर में। बहुत सारे प्री बोर्ड में आए हुए हैं और यूटी में, इसलिए ध्यान रख लेना इसको। बुकिश लैंग्वेज को भी रट्टे मारना जरूरी है। कभी कभी स्टेट के लिए आ जाएगा कि स्टेटमेंट दो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली लिखना होगा। मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये बात बोला है उसने, और उसके बाद बोला है कि दिस प्रोडक्ट, आई मीन दिस प्राइम नंबर, दिस फैक्टर इज यूनिक का मतलब ये हुआ अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इट एग्जिस्ट। मतलब ये हुआ कि जैसे 16 है तो 16 के, चलो 16 मत लो, आप 18 ले लो। 18 है तो ये क्या हो गया? 2 × 3 × 3। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 और 3, यानी कि 2 एक बार आया है और 3 2 बार आया है। अब ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो ना एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 18 कुड बी एक्सप्रेस्ड एज 2 और 3, मतलब इसके फैक्टर्स या तो 2 होंगे या 3 होंगे। मतलब 1 और इस नंबर को छोड़ के जो भी प्राइम नंबर्स हैं
क्या इसके अलावा और कोई फैक्टर होंगे क्या इसमें? प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूँ। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि सर ये 9 के भी फैक्टर में आता है, सॉरी 9 के भी टेबल में आता है, 18 के टेबल में आता है। दीज आर नॉट प्राइम। हम प्राइम की बात कर रहे हैं। एवरी कॉम्पोजिट इंटीजर, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो हम प्राइम की बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर की। तो हर एक कॉम्पोजिट नंबर, दुनिया में जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं, ठीक है, उसका जब भी प्रोडक्ट निकालोगे, जब भी एक्चुअल फैक्टर फैक्टर में तो चलो ज़्यादा भी हो सकता है, बट मैं प्राइम प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो जब भी आप प्राइम प्रोडक्ट निकालोगे वो यूनिक होगा, या तो 2 है यहाँ या 3 है। इसके अलावा और कोई प्राइम इसमें आ ही नहीं सकता। अगर आना होगा, आप बोलोगे 18 के सर फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? भाई वो 9 भी हो सकते हैं, ठीक है, 1 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और कुछ होगा क्या? बट प्राइम नंबर इसमें कौन है? 2 and 3। दैट्स वाई आप एनसीईआरटी देखो, उसमें लिखा हुआ है कि दीज आर यूनिक। इसका मतलब यही हुआ कि ये यूनिक है, ये अपने आप में एग्जिस्ट करता है। प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर इसमें आएगा वो यूनिक है, वो दोबारा नहीं आ सकता। इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं आ सकता। इसमें दूसरे फैक्टर आ जाएं, दैट्स ओके, बट प्राइम नंबर दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर 2 and 3 ही आएगा, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। तो इसका यही मतलब हुआ कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दीज आर यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इट एग्जिस्ट। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप 2 into 3 into 3 लिखो या 3 into 3 into 2 लिखो, डजेंट मैटर। इसको कोई बच्चा ऐसे 3 to the power 2 लिख देता है, इंटू 2 to the power 1 लिख देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बच्चा ऐसे लिखता है, एक बच्चा ऐसे लिखता है, कोई बात नहीं। प्राइम नंबर तो वही है ना, 2 और 3 का ही तो प्रोडक्ट है, और ये 3 और 2 का है, तो बोथ आर सेम ना। सो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इट एग्जिस्ट। तो देखो, इतना डेप्थ में बातें मैं कर रहा हूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की बात। ऐसे बोलने को तो आप एक बार में समझा दो, ये स्टेटमेंट पढ़ लो इसमें से और बता दो ये है, समझ गए बच्चे? यस सर, ओके डन। तो ऐसा नहीं होता, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 की बात हो रही है कि अब अभी जैसे पिछले एक्सरसाइज में सीखा था तुमने एचसीएफ निकालना, दैट वाज फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। अब हम लोग यहाँ सीखेंगे एचसीएफ भी और एलसीएम भी, और वो सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। क्योंकि मैंने बता दिया कि हर एक कंपोजिट नंबर का एक अपना यूनिक प्राइम नंबर एज अ फैक्टर होता है। फैक्टर कुड बी एनीथिंग, कंपोजिट भी फैक्टर हो सकता है, बट प्राइम जो फैक्टर होगा वो यूनिक होगा, जो है वही रहेगा, उसके अलावा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। 156 है, अगर 156 को मैं ब्रेक करूँ क्या होगा? 2 7 जा 14, 8 जा यस, 2 से 3 जा 9 जा। अब 13 ले लो, जिसको टेबल याद है वो डायरेक्टली करेगा, नहीं याद है फिर वो ऊपर देखेगा, राइट। सो आई होप कि आप लोगों को याद होगा। तो आप 156 को क्या लिखोगे? 2 to the power 2 into 3 into 13, दैट्स इट। तो ये हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स उसको एक्सप्रेस कर दिया। आपको बोला हुआ है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हमने इसके सारे नंबर, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कई बार कि वो इसमें 4 ले लेते हैं या 6 ले लेते हैं। ऐसी गलती मत करना, कभी भी एलसीएम निकालना तो आप बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही तो सिखाता है कि आप हमेशा उसमें प्राइम फैक्टर लो। प्राइम फैक्टर लोगे कभी रॉन्ग नहीं होगा एलसीएम। अगर आपने 4 ले लिया कभी ऐसे, या 6 ले लिया या 8 ले लिया तो रॉन्ग हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। कभी कभी सही भी आ जाएगा, बट दैट इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट। 90 टाइम्स आपका रॉन्ग आएगा, ठीक है। सो कभी भी ऐसी गलती नहीं करना है। जब भी इसमें लेना है प्राइम ही लेना है। जो भी नंबर लो, चाहे 2 लो, 3 लो, 5 लो, 7 लो, जिससे भी ये डिवाइड हो रहा है तो आपको प्राइम ही लेना है, दूसरा नहीं लेना है, राइट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ। 2 में क्या है कि आपको मैं एलसीएम और एचसीएफ फैक्टर से निकालना सिखाऊंगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये पहले ध्यान दे दो, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझ लो। ऐसे ही दनादन करते जाओगे। मान लो एक नंबर है एक्स, उसको आपने फैक्टराइज किया, ठीक है। फैक्टराइज किया तो आपको दिख गया कि ओके उसके जो फैक्टर आए
सपोज कर लो ए आया है 2 बार, लेट इट बी, हमने वेरिएबल में समझाना है आपको, बाद में नंबर का करूँगा। सपोज कर लो ये एक नंबर है, उसको आपने फैक्टराइज कर लिया। ए आया है 2 बार, बी आया है 1 बार, सी आया है 3 बार। ठीक है, आप चाहो तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा नंबर है वाई। अब वाई में हो सकता है कि ए आया है 1 बार, सी आया है 2 बार और इधर डी आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? देखो एचसीएफ तो बहुत ही आसान है, एचसीएफ में तो दिमाग ऐसे ही चमक जाएगा तुम्हारा। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों में जो कॉमन है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, राइट। तो इन दोनों का कॉमन क्या है देख लो। सबसे पहले ए कॉमन है और बी कॉमन है ही नहीं, डी कॉमन है ही नहीं, इधर सी कॉमन है। तो देख लो ए और ए स्क्वायर में से कॉमन क्या है? ए, हमने ए ले लिया। सी स्क्वायर और सी क्यूब में क्या कॉमन है? सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर हो गया। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? ए सी स्क्वायर। दैट्स इट, दैट्स इट, ये एचसीएफ है। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम बहुत मज़ेदार चीज़ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ये ध्यान दो। एलसीएम में क्या करना है, लिखता तो है ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो लेना है, जो तुम्हारा मल्टीपल कॉमन लेना है। इसके डेप्थ में मत जाओ, मल्टीपल में फिर कंफ्यूज कर जाओगे। आपको मिसराज में बताता हूँ ट्रिक, ठीक है। ए जो कॉमन है उसमें आप बड़ा वाला पावर ले लो, जैसे ए और ए स्क्वायर का एलसीएम क्या है? ए स्क्वायर। ऐसे याद रखो, इसमें मैक्सिमम पावर लेना है, तो ए और ए स्क्वायर का ले लिया आपने ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर और सी क्यूब का मैक्सिमम पावर क्या है? सी क्यूब। इसके अलावा जो कॉमन नहीं है वो भी आप नोट कर देंगे। ये हो गया आपका एलसीएम। गौर से ही आप इसको नोट डाउन कर लेना, अभी मैं क्वेश्चन करूँगा, ये काम आएगा। एलसीएम में क्या करना है? जो कॉमन वाला पोर्शन है उसमें हाईएस्ट पावर लेना है, इसमें क्या है? हाईएस्ट पावर लेना है। और जो सिंगल सिंगल है, जो कॉमन नहीं है, उसको भी साथ में नोट डाउन कर लेना है। दैट इज एलसीएम। एचसीएफ में कुछ नहीं करना है, सिंपल कॉमन लेना है, दैट्स इट। जो कॉमन है वो लेना है। एक ए कॉमन है, यहाँ सी 2 बार कॉमन है, दैट्स इट। अच्छा, कई टीचर ऐसे भी बताते हैं, ये दूसरा मेथड आप बता रहा हूँ, दूसरा मेथड बता रहा हूँ, देखो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन ना हो। दूसरा मेथड बता रहा हूँ कि अगर मान लो ए 2 बार आया है तो आप ऐसे करके लिख लो, ए 2 बार, बी 1 बार था, सी 3 बार है, तो आप इसको 3 बार लिख लो, डन। अब यहाँ पे ए था 1 बार, सी था आपका 2 बार और डी था 1 बार, आप ऐसे लिख लो। इसमें भी कई बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये ज़्यादा बल्कि आसान है, तो इसलिए मैं सेकेंड टाइम बताया। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या बताया? कॉमन लेते हैं सिंपली। आप इन दोनों का देख लो, ये कॉमन क्या है? ए आ गया। और क्या कॉमन है जी? सी कॉमन है, एक सी कॉमन है और दूसरा सी कॉमन है, तो 2 सी कॉमन है, तो हमने 2 सी कॉमन ले लिया, एंड दैट्स इट। ए सी स्क्वायर हमारा एचसीएफ आ गया। एलसीएम में क्या करना है? एक तो बताया मैंने कि जब आप पावर के फॉर्म में लिखते हो तो आप देखना कि जो कॉमन वाला चीज़ है उसमें हाईएस्ट पावर जो होगा वो लिखेंगे, और बाकी जो कॉमन नहीं है वो भी लिख दिया। अगर ऐसे ब्रोकन फॉर्म में सीखोगे तो यहाँ देख लो, सिंपल, जो कॉमन है उसके लिए एक ही बार आएगा, जो कॉमन है आप एक ही बार नोट करोगे, जो कॉमन है उसके लिए एक ही बार नोट करोगे, एंड जो रिमेनिंग है सारे नोट कर दो। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। अब देख लो कितनी बार है? ए 2 बार है, सी 3 बार है और बी और डी। यही पहले भी आया था, ए और ए स्क्वायर के बदले हमने ए स्क्वायर लिख लिया था, सी स्क्वायर और सी क्यूब के बदले सी क्यूब लिख लिया था, और बी और डी फालतू था तो वो भी नोट कर लिया था। दैट वाज अनदर वे। और यहाँ है ब्रोकन फॉर्म में, यानी कि स्प्लिटेड फॉर्म में, सबको स्प्लिट कर लो, अलग अलग लिख लो, नॉट इन पावर, अलग अलग लिख लो। अब फिर देखो कि ये सिंपल, जो कॉमन है उसके बदले एक बार आएगा, जो कॉमन है एक आएगा, जो कॉमन है एक आएगा, बाकी जो रिमेनिंग है वो सारे नोट डाउन हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कर रहा हूँ, जो ये 26 दिया हुआ है एंड 91 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो और एक रिलेशन है उसको वेरीफाई करो। रिलेशन क्या है वो मैं बताऊंगा, पहले एलसीएम एचसीएफ देख लो। तो 26 को ब्रेक किया, क्या हो जाएगा 2 × 13। आप चाहो तो रफ में कर लेना, ऐसे फैक्टराइज करना वो कर लेना। 91 को ब्रेक किया, क्या होगा 13 × 7। अब मैंने क्या बताया था, एचसीएफ के लिए क्या बताया था, एचसीएफ में सिंपली कॉमन, आपने कॉमन ले लिया 13 ये आंसर है, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं। एचसीएफ में क्या, एलसीएम में क्या करना है, क्या बताया था, जो कॉमन है उसके बदले एक ही बार लिखना है ब्रोकन फॉर्म में। तो कोई एक ही मेथड याद रखना, नहीं तो दोनों करोगे तो फिर कंफ्यूजन होगी, जो आपको बेस्ट लगे वो सीख लेना। तो ये 13 कॉमन है तो 13 के बदले एक ही बार आएगा फैक्टर। अब बाकी जो रिमेनिंग है वो भी आ जाएगा। चलो भाई, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 × 2 = 14, 14 × 3 = 42, 4 एंड दिस इज 8। तो 182 आ गया आपका एलसीएम और एचसीएफ 13 आ गया। अब ये बोल रहा है कि एक रिलेशनशिप वेरीफाई करो। क्या है भाई रिलेशनशिप? रिलेशनशिप ये है कि एलसीएम × एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसको ऐसे लिख लो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। डन। अब देखो आप वेरीफाई कैसे करोगे, आप यहाँ LHS लो, LHS में लो एलसीएम × एचसीएफ, तो 13 × 182 कर लो, 13 × 182 कर लो, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। 26 6 2 और 13 8 जा 104 एंड 2 106 10 23। देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो ना है। अब RHS पे आता हूँ। RHS पे क्या है, या तो बोलते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, या बोलते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आपके नंबर क्या है 26 एंड 91, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ रफ में। 91 है और 26 है, ये हो गया 2 18 6 6 3 2 2366। सो दैट वाज करेक्ट 2366। सो LHS और RHS सेम हो गया, तो लिख दोगे यस, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, दैट्स इट। तो ये आपको रिलेशनशिप दिया हुआ है। हो सकता है बुक में कई बार आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि खाली एलसीएम निकालो, खाली एचसीएफ निकालो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया कि आपको इसी मेथड से निकालना है। जैसे एचसीएफ में ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है बच्चे को कि एचसीएफ अगर निकालना है सीधा बोला हुआ है तब तो आप ठीक है, डिवीजन मेथड जो अपना डिवीजन एल्गोरिथम है जो अभी पहले एक्सरसाइज में किया हो उससे भी कर सकते हो, या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो। तो अगर अनलेस और अनटिल कि ये मेंशन नहीं है, और अगर मेंशन है कि आपको इसी पर्टिकुलर मेथड से करना है तो आपको इसी से करना है। उसमें फिर गलती मत कर देना कि आया बोल दिया सर पेपर कैसा हुआ, अरे सर पूछो मत, रॉक कर दिया पेपर, बाद में आया डिस्कशन किया, ओह शिट सर हो गया काम तमाम। तो ऐसा नहीं करना, हमेशा दिमाग खोल के। सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि ये सेकेंड और थर्ड आप लोग खुद कर लोगे, या मैं चाहूँ तो एक और कर देता हूँ। 5 1 0 को ब्रेक करोगे तो क्या होगा जी, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 से जाओगे 51, 17 से जाओगे 3, एक कर लिया। दूसरे 92 कितने से जाएगा, 2 से, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 से 2 3 जा, ये 3 है, ये 3 है। अब देखो बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकते हो। सो अगर एलसीएम हमारा यहाँ एचसीएफ, पहले एचसीएफ निकाल लो क्योंकि एचसीएफ तो हलवा है, देखते हो एच से स्टार्ट है तो हलवा है। तो एचसीएफ में क्या होगा, सिंपली कॉमन। तो भाई ये 2 और ये 2 कॉमन है तो एक 2 आ गया, चलो कॉमन। और कुछ कॉमन है क्या, ये 3 है, ये 23 है, कोई कॉमन नहीं है तो ख़त्म। एलसीएम थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एलसीएम में क्या बताया था,
कि जो कॉमन है 2 and 2, ये 2 लिख लो। इसके अलावा जो फालतू बच रहे हैं रिमेनिंग वो सारे आ जाएंगे। तो देखो 5 बच रहे हैं, आ गया भाई 5। 17 आ रहे हैं, आ जाओ बेटे 17। तुम कहाँ घूम रहे हो? 3 भाग रहा है, आ जाओ भाई तुम भी चलो मेरे साथ। 2 बच रहे हैं, छोटू तू भी लग जा। एंड 23, बैटमैन 23, इसको भी कर लो। राइट, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं कर दूं क्या? चलो 5 2 जा 10, थोड़ा टेक्निकली थोड़ा ये भी सीखो। 5 2 जा 10, मैं इन दोनों को कर लिया। 5 2 जा 10, 3 जा 30, 2 जा 60। अब देखो 60 आ गया। अब 60 इंटू 17 करूँगा तो 17 6 जा 102, तो 1020 आ गया मेरा, इंटू 23। अब कितना शॉर्ट हो गया? अब मैं इसको फटाफट रफ में कर लूँगा। 102 से मल्टीप्लाई कर लो 23 को। कई बच्चे ना 0 लगा के मल्टीप्लाई करते हैं। अरे बुड़बक, आप खाली 102 को मल्टीप्लाई करो ना, अब उसके बाद एक 0 डाल दो, है ना। तो इसको करो 3 2 जा 6 0 3, 2 2 जा 4 0 2, एंड दिस इज 6 4 3 and 2। सो 2 3 4 6, 2 3 4 6 0, दैट्स इट। अब आप आओगे इसको वेरीफाई करोगे, तो वेरीफाई करोगे तो मैं यहाँ मिटा दूँ, मैं यहाँ मिटा दूँ, ठीक है, डन। अब आप देखो क्या होगा। एलसीएम और एचसीएफ को एलएचएस में करते हैं पहले, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किन दोनों को? ये 2 को एंड ये एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? 0 2 6 जा 12, 1 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ गया। एंड आरएचएस में क्या है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो फिर बच्चा क्या करेगा? 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेगा। नो, आप क्या करो? 551 को 92 से मल्टीप्लाई कर लो, खत्म। एक 0 बाद में डाल देना, डन। कितना हो गया? 2964, 4692। सो मैं यहाँ डाल दूंगा 4692, और एक 0 उसका बचा हुआ था, ये 0 बचा हुआ था तो ये 0 डाल दिया। तो आ गया हमारा एलएचएस एंड आरएचएस सेम, हेंस वेरीफाइड, दैट्स इट। इतना ही है इसमें। 2 क्वेश्चन कर दिया, तीसरा क्वेश्चन आप खुद कर लेना। अभी आपको 3 में भी एक यही प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है सॉरी, बट द कंडीशन इज कि इसमें 3 नंबर दे दिए, जैसे है 12 है 15 है 21 है, 12 है 15 है एंड 21 है। देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट सीखने के चक्कर में रहो, खाली सोल्यूशन लेने से कुछ नहीं होगा। सोल्यूशन भर भर के मार्केट में अवेलेबल हैं, और एक से एक यूट्यूबर भी हैं जो डायरेक्ट आपको सोल्यूशन देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। अनलेस और अनटिल अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं हुआ तो फिर मैथ्स का मज़ा नहीं है। सो एलसीएम पहले हम फैक्टराइज करते हैं, फिर देख लेंगे एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, राइट। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे होगे, आई होप सो। सो 2 6 जा 2, चलो 3 ही ले लिया, 3 4 जा 2 2 जा, ये हो गया 12 का। 15 का करते हैं, 3 5 जा 5 1 जा 21, 3 7 जा एंड 7 1 जा। अब देखो यहाँ एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, ये ध्यान रख लेना। एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। अब एलसीएम देखोगे तो देखो, मैंने बताया पहले एचसीएफ निकाल लिया करो। एचसीएफ क्या है? तीनों में जो कॉमन हो, यही बताया मैंने। तो आप क्या करो, इन तीनों में कॉमन क्या क्या है? देखो 3 है 3 है एंड 3 है, तो आपका 3 आ गया एक। और कुछ कॉमन है क्या? 2 सारे में है नहीं, 5 सारे में है नहीं, 7 भी कहीं नहीं है ना, एक ही जगह है, तो आप ये चीज़ नहीं लोगे। ये एचसीएफ हमारा डन। ओके, नाउ एलसीएम। एलसीएम में क्या बताया था? जो कॉमन है उसको आप लिख लो, जो रिमेनिंग पार्ट है, जो कॉमन नहीं है वो सारे पार्ट आ जाएंगे, है ना। जो कॉमन है उसके बदले एक ही आएगा, सिंगल आएगा। जैसे 3 3 3 कॉमन है तो इसके लिए एक 3 लिख लिया, दैट्स इट। अब बाकी पार्ट क्या है? 2,
चलो निशान मारते चलो ताकि कोई छूट ना जाए। 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 एक ही बार लिख लिया। कौन 3 बार लिखेगा 2 इंटू 2 इंटू 2? अगर आपको आता है तो डायरेक्टली लिख लो 8। उसके बाद क्या बचा 5, वो भी लिख लो। उसके बाद क्या आता है 7 है, ये भी लिख लो और सबको मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 5 3 जा 15 कर लो। ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स हैं मैथमेटिक्स में जो आपको स्मार्ट बनाती है ना। जैसे 5 3 जा, या फिर ऐसा कर लो 8 5 जा 40, 40 3 जा 120, 120 इंटू 7। अब कोई स्मार्ट बच्चा होगा 120 इंटू 7, अब वो करने बैठ जाएगा। अरे 12 का टेबल अगर आता है तो 12 7 जा कितना होता है 84, और उस पर एक ज़ीरो डाल दो तो ये क्या हो गया हमारा 840 हो गया। तो हमारा HCF आ गया, LCM आ गया। जो हमने पैटर्न बताया उसी पैटर्न पे सारा हो जाएगा। ओके, अब जैसे 8 9 और 25 है, मैं आपको 3 वाला बता रहा हूँ, इसी का पार्ट 3 बता रहा हूँ। जैसे 17 है, 13 है, 17 है, 23 है एंड 29 है, राइट। अब देखो तीनों के तीनों प्राइम है, कुछ होगा ही नहीं यहाँ, है ना। ये यहाँ कुछ नहीं उखाड़ सकते आप। देखो 23 है, 23 से आप इसको फैक्टराइज करोगे, कुछ है ही नहीं है, सारे प्राइम है। 29 है, 29 इंटू 1 कर लो, खत्म। अब क्या करोगे HCF क्या होगा? अब क्या बताया था, जो तीनों में कॉमन हो HCF होगा, राइट। तो तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन कुछ भी नहीं है, 1, सो 1। और LCM में क्या होगा? क्या बताया था कि जो कॉमन है उसके बदले 1 लिख लो। तो भाई यहाँ तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 1 लिखूँ या ना लिखूँ, 1 लिखूँ या ना लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जो अनकॉमन है, जो रिमेनिंग पार्ट है, सारे लिखने हैं। तो रिमेनिंग पार्ट ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हमने सारा लिख दिया। डन, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब आ गया मज़ेदार चीज़। फाइन। अब बोल रहे हैं गिवन दैट HCF ऑफ, देखो HCF ऑफ 306 and 657 equals to 9 and find the LCM। देखो बच्चों एक चीज़ बताता हूँ, अभी आपको रिलेशन मैंने बताया था, तो रिलेशन में क्या बताया था? एक रिलेशन बताया था ना जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में था कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आप घबराना मत। तो अब ये ऐसे लिखने का एक स्टाइल है, ये घबराना मत कि सर ये HCF इंटू है क्या, यहाँ ब्रैकेट है तो इंटू है। नो नो नो, दिस इज जस्ट अनदर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग दिस कि HCF उसके बाद ब्रैकेट में ये है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज HCF ऑफ 306 एंड 657। इन दोनों का HCF 9 गिवन है आपको, और फिर LCM पूछा है, LCM ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों का LCM निकालना है। तो आप ऐसा मत करने लगना कि इन दोनों का LCM जाके निकालने लगना फैक्टराइज पे कि अरे सर ने बोला था फैक्टराइज कर लो, फिर उसके बाद कॉमन सॉमन देखना, वो बोला था। वो जब बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है तब निकालना है, यहाँ तो फार्मूला से निकल जाएगा। बिकॉज हमें HCF मालूम है, 2 नंबर मालूम है। तो देखो HCF मालूम है, वी नो दैट। फर्स्ट नंबर मालूम है, सेकेंड भी वी नो दैट। तो क्या LCM नहीं निकाल सकता? सिंपल। तो लिखो यहाँ LCM इंटू HCF क्या है 9, HCF क्या है 9, लिख दिया। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है 306, सेकेंड नंबर क्या है 657, हो गया। सो LCM क्या हो जाएगा दिस अपॉन 9। कट होगा 3 से, यस, या 9 से डायरेक्टली कट कर लो। 9 3 जा 27, 9 4 जा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि 6 टू द पावर n, चेक करना है कि 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, और n क्या है नेचुरल नंबर है। तो अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। ज़्यादातर बच्चे इसका मतलब ही नहीं समझते, ऊपर ऊपर से रट्टे मार लेते हैं, ठीक है, और मार्क्स भी आ जाता है बट वो लाइफ में काम नहीं आएगा।
आपको अगर अनलेस जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं तोड़ोगे मैथ्स नहीं तोड़ पाओगे। मैथ्स तोड़ना जरूरी है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो से एंड करेगा कि नहीं करेगा, इसका क्या मतलब हुआ। जैसे 10 टू द पावर 2 हो, ये जीरो से एंड करेगा ना कुछ 100 होगा। तो ये देखो जीरो से एंड कर रहे हैं ना, मतलब उसका एंड पार्ट जीरो है ना। मान लो हमने 50 बोला तो ये 2500 हो गया, तो ये जीरो से एंड कर रहा है ना। मान लो हमने 170 बोला तो ये क्या हो जाएगा 28900, ये जीरो से एंड कर रहा है ना। लेकिन यहीं पे अगर मैं बोल दूं कि 11 है, 11 का स्क्वायर है, तो ये 121 होगा। क्या ये जीरो से एंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। ऐसे ही मान लो 17 अकेला 17 हो तो ये 289 हो जाएगा। ये भी जीरो से एंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। इसका ये मतलब है, समझो इस चीज़ को। जीरो से एंड करने का मतलब है कि उसको जब इसके यहाँ पावर डालोगे, एन इज ए नेचुरल नंबर, मतलब वहाँ 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी डालो, क्या वो जीरो से एंड करेगा क्या? ये चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब आप मुझे यहाँ देख के बताओ कि जो भी नंबर जीरो से एंड कर रहा है उसमें एक बात सेम है कि सब में एक जीरो है। ये जीरो है, अंदर में ये जीरो है, ये जीरो है। जहाँ पे एक जीरो नहीं है वो जीरो से एंड नहीं कर रहा। मतलब क्या हुआ कि जिस नंबर में 10 है, जिस नंबर में 10 है, हिडन है, एक जीरो का मतलब क्या है? जिस नंबर में 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, 5 इंटू 10, इसमें भी 10 है, 17 इंटू 10। एटलीस्ट एक जीरो होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट अगर उसका एक फैक्टर में अगर 10 आ रहा है तो वो उसका पावर जो भी लिखो तुम, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, वो जीरो से एंड करेगा। अगर मान लो 30 है, अब 30 का पावर 4 डाल दिया तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 4 क्या हो जाता है 9 9 81, और उस पर 4 जीरो, देखो जीरो से एंड करेगा, है ना। तो पावर कुछ भी हो उससे हमको बहस नहीं है। एन नंबर दे दिया ना, नेचुरल नंबर, पावर कुछ भी हो, चाहे यहाँ पावर 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो, वो जीरो से एंड करेगा। वो किस बेस पे कर रहा है? बिकॉज उसके अंदर एक 10 हिडन है, 30 है, मतलब ये 3 इंटू 10 है, इसलिए वो जीरो से एंड कर रहा है। इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या 6 हो पाएगा क्या। सॉरी बोर्ड गिर गया। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 6 टू द पावर n है, ये जीरो से एंड करेगा क्या? क्या इसको, इसके अंदर 10 है क्या? नहीं है। इसके अंदर क्या है फैक्टर? 2 है और 3 है। तो जब इसके अंदर 2 और 3 है फैक्टर, तो ये जीरो से एंड करेगा ही नहीं। दैट्स इट। आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि 6 में 10 नहीं है। 10 का मतलब क्या? मैंने क्या बोला था कि जिसके अंदर 10 होगा वो जीरो से एंड करेगा। तो 10 का मतलब व्हाट? 10 का मतलब 2 और 5 एज अ फैक्टर। 10 मीन्स 2 और 5 एज अ फैक्टर। तो हमेशा 10 नहीं लिखोगे, 10 तो समझने के लिए हुआ, लेकिन फैक्टर लिखोगे 2 और 5। ओके, सो आप क्या लिखोगे? 2 एंड, ये लैंग्वेज लिख देता हूँ, कोई नहीं काटेगा, आप इसको अच्छे से फॉर्मल वे में लिख लेना। 2 एंड विथ डिजिट 0 any number must have in the form of 2 to the power m and 5 to the power n। ठीक है, या इसी को कई बार लिखते हैं टीचर एनी नंबर मस्ट हैव फैक्टर 2 और 5। दोनों बातें सही है। आप यहाँ अगर नहीं लिखना चाहते हो तो आप फैक्टर ही लिखो, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग में अभी अगले एक्सरसाइज में सिखाऊंगा। लिख दो एनी नंबर मस्ट हैव प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर 2 और 5। मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर को जीरो से एंड होने के लिए उस नंबर का जो प्राइम फैक्टर होना चाहिए वो 2 और 5 होना चाहिए। लिखोगे बट 6 does not have
2 and 5 as factors. ठीक है, it has 2 and 3 as prime factors. अब आपको ये अगर और स्मार्ट होना चाहते हो तो लास्ट आंसर इस पे भी आ जाएगा. सो इट कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, लिख दो, खत्म. और अगर इम्प्रेस करना चाहते हो टीचर को तो लिखोगे बाय द यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, या आप ऐसे लिखो बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 6 can't have factors other than 2 and 3, so it cannot end with digit 0. मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय द यूनिकनेस ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आप पूरा लिखना, 6 can't have other factor, है ना, can't have other factor than 2 and 3. 2 and 3 के अलावा इसमें कोई फैक्टर आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने बोला हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक. फंडामेंटल थ्योरम कहता है ना कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर होता है वो यूनिक होता है, उसके अलावा उसमें दूसरा आ ही नहीं सकता. तो जब इसके अंदर 2 and 3 है, इसके अलावा वो फैक्टर आ ही नहीं सकता कोई, और हमें पता है कि 0 से एंड होने के लिए 2 and 5 चाहिए, तो वही कहाँ से करेगा. देयरफॉर लिख देना लास्ट में, देयरफॉर कंक्लूड कर दो, देयरफॉर 6 to the power n cannot end with digit 0. दैट्स इट. ये हो गया हमारा 6. क्वेश्चन है आपका, मेरे हाथ में NCERT है, 7 into 11 into 13 plus 13. अब देखो इसमें भी कॉन्सेप्ट है, समझाने को तो एक लाइन का क्वेश्चन है, समझा दो, बट कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट सीखो, मास्टर बनो. कॉन्सेप्ट नहीं है फिर तो मैथ्स रट्टा बना दिया तुमने, फिर तो SST हो गया वो, राइट. हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा रात को पढ़ो दिन सफा, सुना होगा, बट मैथ्स जो है रात पढ़ो तो सुबह भी याद रहता है, वो ज़िंदगी भर याद रहता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट. तो इसको दिखाना है आपको कॉम्पोजिट. अब भाई कॉम्पोजिट क्या होता है, बताया था कि ऐसा नंबर जिसमें कि द नंबर इटसेल्फ और 1 इसके अलावे वो किसी और के फैक्टर, मतलब किसी और के टेबल में आता हो या उसका और भी फैक्टर्स हो, तो वो कॉम्पोजिट है. तो यहाँ देखो, इस पर गौर करो, ये प्लस है, बाकी सब इंटू ए प्लस है. अब इसका क्या मतलब है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा. प्लस और माइनस एक ऐसा चीज़ है, मतलब ऐसा सिंबल है मैथमेटिक्स में जो आपको टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं. जैसे x इंटू वाई इंटू जेड है, अगर ये सारे इंटू में है तो ये एक ही टर्म माना जाएगा, ये सिंगल टर्म है. बट अगर x इंटू वाई है और यहाँ प्लस हो और ये z हो गया, या माइनस भी होगा तो भी, प्लस माइनस दोनों का बता रहा हूँ, या x इंटू वाई है माइनस जेड हो, तो मतलब यहाँ कितने टर्म है, यहाँ 2 टर्म हो गए, एक टर्म ये हो गए, एक टर्म ये हो गया, इसमें भी एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया. सो प्लस एंड माइनस ऑलवेज डिफ्रेंशिएट द टर्म्स, है ना. अगर वो सारा इंटू में है तो उसको एक ही मानोगे, वो सिंगल टर्म हो गया. फिर सब मल्टीप्लाई, अगर यहाँ प्लस नहीं होता तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाता, एक ही टर्म होता. यहाँ पे एक टर्म कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, ये क्या है, ये दूसरा टर्म है. सो आइए मैदान में दिखाता हूँ मैजिक. इसको आप क्या करोगे, या तो मल्टीप्लाई कर लो, फिर ऐड कर लो, फिर जाके फैक्टराइज करो, और फिर दिखाओ कि भैया उस नंबर के तो बहुत सारे फैक्टर हैं अदर देन द नंबर इटसेल्फ एंड 1. जैसा कि कंपोजिट बोलता है कि वो नंबर को छोड़ के और 1 को छोड़ के आप और कोई फैक्टर दिखा दो तो कंपोजिट हो गया. तो या तो ये तरीका है, और उससे भी अगर शॉर्टर वे चाहते हो, स्मार्टर वे, भाई अगर 20 साल 25 साल हमने घिसाई कराया है अपने प्रोफेशन में, तो अगर आपको मैं बेस्ट चीज़ नहीं बता पाया
तो ऐसे कॉमन मेथड तो हर जगह है। बेस्ट ये है कि टेक कॉमन 13 एंड 13, क्या बताया था, दो टर्म जैसे ही हो गया, प्लस माइनस आ गया, दो टर्म हो गए, कॉमन ले लो ना, अगर कॉमन है तो यहाँ प्लस माइनस हो रहा है, आप कॉमन ले लो, 13 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 7 × 11 + 1। अब यहाँ पे क्या हो गया, 13 × 78। देखो कॉमन में कंफ्यूज मत करना, इस टर्म में 13 कॉमन लिया, 7 × 11 आ गया, प्लस प्लस यहाँ से 13 कॉमन लिया 1, अब आ गया, इसको कैलकुलेट करके 13 × 78 आ गया। अब देखो ये नंबर तो कुछ और था, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है ये 2000 समथिंग हो, 3000 समथिंग हो, आई डोंट नो, कैलकुलेट करके देख लेना। तो उस नंबर के अलावे और 1 के अलावे आपने दो फैक्टर दिखा दिया ना, यू हैव शोन 2 डिफरेंट फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब दिस नंबर इज कंपोजिट, है ना। कोई बच्चा चाहे कि सर और ब्रेक करके दिखा दूं क्या, अरे कर दो, क्या हो गया, मार्क्स उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, बट कर दो। जैसे 78 है और ब्रेक होगा तो 13 × 2 × 3, इतने फैक्टर हो गए, 13 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए। अब बताओ कितने फैक्टर, यहाँ तो कंपोजिट में क्या कहता है कि भैया उस नंबर को छोड़ के 1 को छोड़ के कोई एक फैक्टर दिखा दो, हो गया डन। तो यहाँ तो हमने 3 फैक्टर दिखा दिया, तो क्या लिखोगे, लिखोगे सिंस दिस नंबर हैज़ 2 है, अगर आपने यहीं छोड़ दिया तो 2 ही लिख दो, आपने अगर यहाँ छोड़ दिया तो आप 3 लिख दो। 3 more factors other than 1 and the number itself, therefore it is कंपोजिट। मैं थ्योरी पे क्यों इतना टाइम दे रहा हूँ, मेरा वीडियो देखोगे, अभी तो स्टार्टिंग ही है, मैंने आइडेंटिटीज ही खाली कराया है, रियल नंबर अभी एक घंटे का एक वीडियो मैंने एक एक्सरसाइज में ही लगा दिया, 1 घंटा समथिंग है। मैंने बहुत कोशिश किया कि लोगों के देखता हूँ मैं 20-25 मिनट में उड़ा देते हैं, बट मेरे से पॉसिबल नहीं हुआ वो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट था उसमें, यूक्लिड लेमा और एल्गोरिथम के बारे में, प्लस उसका जो पैटर्न है, फिर एचसीएफ है, बहुत सारा चीज़ है। तो कॉन्सेप्ट पे मैं इसलिए ध्यान देता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ाते टाइम में आप कॉन्सेप्ट अच्छे से लो, उसके बाद तो आरडी जब करूँगा और एग्जाम्पलर का वीडियो देखोगे तो उसमें तो बस क्वेश्चन आया, आंसर टक टक टक, वहाँ आप खाली सोल्यूशन बताते जाते हो, बच्चे को सोल्यूशन चाहिए भाई। लेकिन एनसीईआरटी व्हेन यू आर स्टडिंग फर्स्ट टाइम, तो वहाँ तो कॉन्सेप्ट चाहिए, अगर वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर मेरे वीडियो का या किसी से भी पढ़ने का कोई मायने नहीं रखता। इसी का सेकेंड पार्ट है, अब बता रहा हूँ, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। अब सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, यहाँ प्लस है मतलब ये डिफ्रेंशिएट कर दिया कि अच्छा 2 टर्म है, एक टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक, एक टर्म ये। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा, इसमें क्या बचा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2, और इसमें क्या बचा, +1। ये क्या हो गया, देखो ओ सॉरी, ब्रैकेट के अंदर आएगा +1 राइट। अब आप करो, मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 × 24 × 42 +1। अब इसको करके दिखा दो टीचर को, 8 16 4 8 8 10 108 +1 109, तो 5 × 1009। तो मैंने क्या बताया था कि ये नंबर तो कुछ और है, नंबर तो मे भी इसको सारे को मल्टीप्लाई करोगे, हो सकता है 2000 समथिंग हो, 3000 समथिंग हो, व्हाटएवर, आई डोंट नो, उसको कैलकुलेट कर लेना। तो नंबर तो कुछ और है, तो उस नंबर के अलावे एक्सेप्ट दिस नंबर एंड 1, अगर आपने ये दिखा दिया कि इसके 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो हो गया ना कंपोजिट। भाई 20 है, तो 20 क्यों कंपोजिट है, क्योंकि 20 के अलावे एक्सेप्ट 20 एंड एक्सेप्ट 1 आपको दिखाना है कि कोई भी उसका अदर फैक्टर दिखा दो।
तो भाई 2 है, 5 है, 4 है, 10 है, बहुत सारे फैक्टर हैं, दिखा दो, इसलिए वो कॉम्पोजिट है, बात खत्म। तो यहाँ भी ये भी कॉम्पोजिट हो गया। रीजन में यही आएगा, सिंस दिस नंबर हैज़, अब यहाँ 3 लिखा हुआ था, तुमको यहाँ 2 ही आ रहा है तो तुम 2 ही लिख दो। अगर ये और ब्रेक हो रहा है तो और ब्रेक कर लो, नहीं 2 ही पे स्टॉप करना है तो यहाँ 2 लिख दो, 3 के बदले यहाँ 2 लिख दो कि भाई ये दिस नंबर हैज़ 2 मोर फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज़ कॉम्पोजिट। दुनिया का कोई टीचर नहीं काटेगा, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं, राइट। 7 में, अच्छा मुझे तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत याद ही रहता है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 लिख देना, मैं नोट नहीं कर रहा। एक सर्कुलर पाथ है, मुझे तो याद है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक सर्कुलर पाथ है। अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ोगे, बहुत सारे वीडियो देखोगे, सीधा आंसर बता देंगे कि हाँ ठीक है इसका एलसीएम निकाल लेना। बहुत सारे टीचर भी डायरेक्टली हाँ इसमें एलसीएम निकाल लो, इसमें एचसीएफ निकाल लो, हो गया भाई, बात खत्म, काय का टेंशन है। बट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे वीडियो में थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड वे में ज़रूर देखोगे कि वो चाहे बेशक आसान ही क्वेश्चन क्यों ना हो, बट उसके पीछे का जो लॉजिक है उसको मैं निकाल के आपके सामने रखूँगा। यू आर द असली हीरो, जो आप मुझे हीरो बनाते हो। कोई भी, मैं स्टूडेंट है, स्टूडेंट के दिमाग में और दिल में अगर कोई टीचर एक बार सेट कर गया और उसकी टीचिंग अगर मुझे अच्छा लग गया तो फिर वो कहीं नहीं जाने वाला, उसके लिए वही टीचर हीरो है और मेरे लिए आप हीरो हो, है ना। सो एक सर्कुलर पाथ है और बोल रहे हैं कि 2 बंदे हैं, एक बंदा 18 मिनट लेता है और एक बंदा 12 मिनट लेता है। एक है भाई साहब सोनिया और एक है रवि, ठीक है। तो एक है 18 मिनट्स में चक्कर लगाते हैं भाई, कंप्लीट चक्कर, और दूसरा बंदा जो है वो 12 मिनट्स में लगाता है। अब बोल रहे हैं कि दोनों एक साथ अगर चलना शुरू करेंगे तो फिर वो कब मीट करेंगे, ठीक है। अब इसके पीछे एलसीएम तो सारी दुनिया को पता है कि इसमें एलसीएम होगा, है ना, लेकिन क्यों होगा मैं एक चीज़ बताता हूँ। 18 का राउंड देखो, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72। तो ये राउंड देखो कि कब सेम होगा, ज़रा गौर से देखना, मैजिक दिखाता हूँ। 18 1 जा, अगर ये 1 जा करोगे तो क्या होगा 18, अगर ये 2 जा करोगे तो क्या होगा 36, अगर ये 3 जा करोगे तो क्या होगा 54, अगर ये 4 जा करोगे तो क्या होगा 72, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब 12 पे आओ, 12 इंटू 1 जा करोगे तो क्या होगा 12, 2 जा करोगे क्या होगा 24, 3 जा करोगे तो क्या होगा 36। देखो सेम आ रहा है, कहाँ पे सेम आ रहा है, यस 36 और 36 पे आ गया। इसका मतलब ये दोनों किस राउंड में जाके, इसका ये सेकेंड राउंड होगा और उसका थर्ड राउंड होगा, तो दोनों जाके मीट कर लेंगे आफ्टर 36 मिनट्स। कैन यू इमेजिन, ये कॉन्सेप्ट ढूंढ लेना, बहुत सारे वीडियोज होंगे, ढूंढ लेना कितने जगह फाइंड आउट करते हो ऐसे कॉन्सेप्ट। तो सिर्फ ये नहीं है कि बस एलसीएम लिख दिया रहे आंसर। दोस्तों मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, ये 2 मिनट में आंसर, ऐसे नहीं होता मैथ्स, टाइम लगता है, कोई बात नहीं, व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, आज न कल आ ही जाएंगे अगर मैं मेहनत करता हूँ ऑनेस्टी के साथ। यू हैव टू बी नेचुरल एंड ऑनेस्ट किसी भी काम में, ज़्यादा शो ऑफ नहीं। सो एलसीएम क्यों हुआ, इसके पीछे में रीज़न है। अच्छा ये यहाँ तुम बोलोगे कि सर ये इसका मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया, दोनों सेम आ गए, क्या है ये। एक्चुअल में एलसीएम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी उन दोनों के जो मल्टीपल्स हैं उसमें जो सबसे कम वाला कॉमन होगा वही तो एलसीएम होता है। जैसे 2 है एंड 4 है, अब इसका एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा 4 होगा, क्यों होगा, देखो 2 का 2 इंटू 1। अच्छा ये एक अनदर वे है, ये भी एक एलसीएम का ही मेथड सिखा रहा हूँ जो हम 6ठी क्लास में पढ़ते थे, लेकिन 10th में आके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ गया। ये भी एक बेसिक मेथड है एलसीएम का, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब 2 1 जा 2 कर दिया,
2 2 जा 4 कर दिया, 2 3 जा 6 कर दिया, जहाँ जहाँ जाना है जाओ। इधर 4 1 जा 4 किया, 4 2 जा 8 किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमने देखा पहला कॉमन क्या है, लोएस्ट कॉमन। तो पहला कॉमन कहाँ है, ये और ये, हो गया ख़त्म। 4 हो गया उसका एलसीएम, 2 एंड 4 का एलसीएम 4 होता है कि नहीं होता है, आप निकाल के देख लो। दैट्स वाई ये जो हमने आपको बताया है कि क्यों होता है एलसीएम, ये मल्टीपल होता है कि एक चक्कर में 18 मिनट, दूसरे चक्कर में 36 मिनट, तीसरे चक्कर में 54 मिनट्स, ऐसे। इसका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राउंड में 36 मिनट्स लगता है, इसलिए इसका एलसीएम 36 हुआ। अब अगर आप बोलोगे कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करके दिखा दो एलसीएम, तो ये करके दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं ज्वाइंटली भी करके बता सकता हूँ। ये ज्वाइंटली भी कई बच्चे, यहाँ ये थोड़ी बोला है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है अलग अलग। आप जब कुछ नहीं बोला है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, एलसीएम निकालना है, आप कंबाइन कर दो ऐसे साथ, जो बचपन से करते आ रहे होगे। 2 लिया, 3 लिया, अब तो प्राइम फैक्टर और कुछ नहीं होगा, तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, आ गया हमारा 36 एलसीएम। दैट्स इट। सो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे एक्सरसाइज 1.3। ये है आपका एक्सरसाइज 1.3। अब इसमें ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। ये हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। अभी 9th क्लास का भी वीडियो डालूंगा, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वहाँ भी नंबर सिस्टम का वीडियो डालूंगा, उसमें हमने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी नहीं, बस 1-2 दिन में डालने वाला हूँ। तो उसमें ये बताऊंगा कि इरेशनल नंबर एक्चुअली क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये इरेशनल नंबर होता है। इस दोनों चीज जहां होगा वो इरेशनल नंबर होगा। अब इरेशनल नंबर 9th में ही पढ़ते हो तुम लोग कि जैसे पाई है, पाई इरेशनल नंबर है। क्यों है? बिकॉज ऐसे आपको दिखने में लगता है कि पाई इज 22/7 या पाई इज 3.14, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली सो। जो 3.14 है या 22/7 है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए है, जो आप मैथमेटिक्स में, बिकॉज दिस इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, है ना, तो उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। तो उसका वो अप्रॉक्स वैल्यू है 22/7 और 3.14। ये मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करने के लिए ये चीज़ यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, यानी कि पाई का जो वैल्यू है वो बिलियंस ऑफ प्लेसेस तक आप निकाल सकते हो, तब भी फाइनल नहीं निकलेगा, वो इनफाइनाइट है। ठीक है। और हमारे रामानुजन साहब थे जो साउथ इंडियन थे, 35 के एज में ही एक्सपायर हो गए। उन्होंने पाई के बारे में काफ़ी रिसर्च किया था और उनका एक फार्मूला डिराइव हुआ था, कभी ढूंढ लेना गूगल पे या यूट्यूब पे ही, रामानुजम नंबर भी है एक स्पेशल। तो उन्होंने प्लेसेस दिया था ऐसा कि उनके फार्मूला से ही आप बिलियंस ऑफ प्लेसेस तक यूँ निकाल सकते थे चुटकियों में। एनीवे, सो पाई है इरेशनल नंबर। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, जैसे एक नंबर लेते हैं 1.01, 001, 0001, देखो इस तरह के नंबर हैं, या यहीं पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो। देखो ये बढ़ता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ये कभी ख़त्म होगा क्या? अभी 3 0 आया, कभी 4 0 आएगा, 5 0 आएगा, उसके बाद 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। इस तरह के नंबर भी इरेशनल नंबर होते हैं। एंड द लास्ट वन इज, तुम सोचोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, अब आ रहा हूँ पॉइंट पे। एंड द स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, √2 हो, √3 हो, √5 हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं कहाँ पे आने वाला हूँ? √2, √3, √5 पे, √7 पे। ये 10th क्लास में आपको प्रूव करना है अब इसको कि ये इरेशनल नंबर है। ओके, सो बच्चे अब √2, √5, √3 इसके बारे में लिखने वाला हूँ। ये थोड़ा रट्टा टाइप का है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ, कॉन्सेप्ट है बट बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक रट्टा है, एक पैटर्न पे चलता है। आप इसको देखो, मैं जो लिख रहा हूँ, जैसे मैं √2 के बारे में लिख रहा हूँ कि √2 को इरेशनल नंबर दिखाना है आपको। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर।
शायद एग्जाम्पल में है क्वेश्चन, ये देख लेना। तो मैं ये बेसिक बता देता हूँ, जैसे √2 का वैसे √3 का √4 का सबका। यहाँ स्टार्ट करोगे, हम एक्चुअली उल्टे से स्टार्ट करते हैं, मतलब रॉन्ग को हम सपोज करके चलते हैं और बाद में बताते हैं कि अच्छा हमने तो रॉन्ग लिया था, इसलिए मेरा सपोजिशन जो है वो ना होके राइट वाला होगा, वो प्रूव हो जाता है। मतलब √2 इरेशनल है। जैसे मैं बोलूं कि अभी चलो इवनिंग है, रात है, और मैं सपोज करके चलता हूं कि लेट इट राइट नाउ दिस इज मॉर्निंग या डे टाइम, तो ये सुबह का टाइम है, मैंने सपोज कर लिया, और मैं फिर आगे लॉजिक से लिख रहा हूँ, आगे जाके दिखा दिया कि ओके ये तो अभी तो सनलाइट है ही नहीं, अरे इसका मतलब ये तो दिन नहीं हो सकता, इसका मतलब हमारा सपोजिशन रॉन्ग था, देयरफॉर दिस टाइम इज इवनिंग। ये है कॉन्सेप्ट इसका। तो मतलब हम √2 को इरेशनल नंबर दिखाना है तो हम क्या करते हैं, रैशनल लेके चलते हैं। लेट √2 इज रैशनल नंबर, देयरफॉर √2 इक्वल्स टू A and B, where अच्छा यहाँ ये भी लिख लो, B not equal to 0 and A and B are co-prime, अब को-प्राइम का मतलब क्या होता है, को-प्राइम का मतलब जिन दो के बीच में कोई कॉमन ना हो। जैसे 5 है और 6 है, ये भी को-प्राइम है, और 5 है और 7 है, वो भी को-प्राइम है, 2 है एंड 3 है, ये भी को-प्राइम है। इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, राइट। जैसे 11 12 है, को-प्राइम है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, यहाँ ध्यान दो, √2 इक्वल टू A/B है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या लिखोगे, √2B इक्वल्स टू A। अब आप लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैं लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब आप इसको स्क्वायर कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 2B² इक्वल्स टू A²। तो अब यहाँ लिख दो B² इक्वल्स टू A²/2, B² इक्वल्स टू A²/2, ठीक है। अब ये कहता है कि देखो कोई भी इंटीजर है, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है और कोई ना कोई इंटीजर आ रहा है, देखो यहाँ हमने A और B को को-प्राइम लिया है ना, तो प्राइम भी तो सारे इंटीजर में ही है। तो अगर किसी इंटीजर को आपने 2 से डिवाइड किया और यहाँ पे वो इट गिव्स सम इंटीजर, इसका मतलब ये पार्ट जो है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो दिस मीन्स A² इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा, अब एक थ्योरम है, इसी के एक्सरसाइज में आप पीछे देखना, एक थ्योरम है, वो मैंने नहीं बताया है, वो बहुत ज़्यादा काम का चीज़ नहीं है, बस इतना ही है कि कोई भी इंटीजर है, अगर कोई भी प्राइम नंबर है इनफैक्ट, अगर वो किसी इंटीजर को, उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे मान लो एक 3 है, एक नंबर है, ठीक है। अब अगर वो किसी के स्क्वायर को, मान लो 225 को डिवाइड करता है, वो 3 7 जा और 3 5 जा, यस, ये 75 जा, इसको अगर इससे काटोगे तो 75 आएगा। मतलब 3 जो है इसको डिवाइड करता है, तो ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है ना। मतलब 3 जो है वो अगर 15 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो 3 गारंटी है कि 15 को भी डिवाइड करेगा। ये तो अंडरस्टूड है कि नहीं है, यही थ्योरम है, इसलिए मैंने नहीं बताया। वो उसमें बोल रहा है थ्योरम में 1.3 है या 6 है, आई डोंट नो, देख लेना। उसमें बोल रहा है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है, तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। डन। तो यहाँ क्या करना है, अब हमें ये समझ में आ गया कि अगर A² इज डिविजिबल बाय 2 है, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे लिख दोगे थ्योरम 1.3, है ना, इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया, बस इतना ही इसका काम है। कोई प्राइम फैक्टर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो अब देखो A इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 हो गया। तो जैसे ही A डिविजिबल बाई 2 है, इसका मतलब A को हम
2k के फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई a को 2 डिवाइड करता है, इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल है, तो हम a को लिख सकते हैं 2k। k इज सम कांस्टेंट इंटीजर कुछ भी है ना, तो लिख सकते हैं देयरफॉर लेट, या ऐसे लिख लो देयरफॉर a इक्वल्स टू 2k फॉर k इज सम इंटीजर। यहाँ लिख लिया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा, तो मैं यहीं पे, आप लोग लिख लेना, मैं यहीं पे स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। तो ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 4k स्क्वायर। अब पिछले यहाँ से हम लेंगे ए स्क्वायर का वैल्यू क्या था 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर इज व्हाट 2b स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर इज 2b स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान देना यहाँ ए स्क्वायर को हमने दिखाया है डिविजिबल, तो यहाँ बी स्क्वायर को दिखाना है, इसलिए कई बच्चे बी स्क्वायर अपॉन 4 कर लेते हैं या कई बच्चे के स्क्वायर अपॉन 2 कर लेते हैं, तो कंफ्यूज मत करना। यहाँ बी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर अपॉन 4। अब ये और ये कट गया, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू के स्क्वायर आ गया। मतलब सेम चीज़ यहाँ रिपीट हो रहा है। ऐसे ही लिखेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है बी स्क्वायर और कुछ ना कुछ कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब बी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ लिख दो बी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब जैसे ही वो थ्योरम फिर से लगाओगे कि अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो बी भी डिविजिबल होगा 2 से, सेम रीजन, तो यहाँ लिख दोगे देयरफॉर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। थ्योरम में रीजन में क्या लिखोगे, यही सेम चीज़, थ्योरम 1.3। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ध्यान देना, 2 स्टेटमेंट को याद रखना। एक तो ये कि a है 2 से डिविजिबल और एक ये b है 2 से डिविजिबल, यानी दोनों 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स a and b have common factor 2। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि a और b के पास कॉमन फैक्टर 2 है, और जैसे ही कॉमन फैक्टर 2 है तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं हुआ। और आप तो वहाँ बोल रहे हो कि वो को प्राइम है, बताया था ना को प्राइम में कॉमन नहीं होता। तो हमारा पर्पस यही था दिखाने का कि रैशनल लेके चला और यहाँ a को हमने 2 से डिविजिबल दिखा दिया, b को हमने 2 से डिविजिबल दिखा दिया, तो यहाँ दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया 2। तो मैं बोलूँगा कि इसका मतलब ये जो है a और b को प्राइम जो हमने लिया है उसको ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मतलब हिंदी में बोलते हैं खंडन कर रहे हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ मैं बोल के चल रहा हूँ उसी को काट रहे हैं। ठीक है, तो लिखोगे विच कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट वी हैव टेकन that A and B are co-prime। मतलब हमने जो सपोजिशन वहाँ किया था, जो हमने लिया था A and B को-प्राइम, उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इट मीन्स यहाँ से कंक्लूड कर दो, दिस मीन्स आवर सपोजिशन was wrong, which implies root 2 is irrational number। खत्म। अब देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अब रूट 2 होगा, रूट 2 के बदले रूट 3 होगा, रूट 4 होगा, रूट 5 होगा, कुछ भी होगा, सब खत्म। यहाँ रूट 2 है, अब अगर रूट 3 लिया तो एक मैजिक दिखाता हूँ, देखो एक मैजिक दिखाता हूँ। अगर कोई बच्चा बोलता है रूट 2 का क्या होगा सर, तो इसी क्वेश्चन को कहाँ सिंपली यहाँ रूट 3 लिख दो, यहाँ पे रूट 3 लिख दो,
ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ √3 लिख दो, यहाँ आ जाओ, यहाँ √3 लिख दो, यहाँ √3 लिख दो, यहाँ आ जाओ, यहाँ √3 3, अब आ जाओ यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 9 एंड यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9, तो 3 और 9 कट गया तो 3 हुआ, तो यहाँ b² इज डिविजिबल बाय 3, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो यहाँ आ जाओ, यहाँ ये हो गया आपका 3, ठीक है। सो a एंड b आर को प्राइम ब्ला ब्ला ब्ला, सो यस यहाँ हो जाएगा 3। वीडियो पॉज करो, सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो, उसके बाद खुद करना। सब एक ही रट्टा पैटर्न के, √2 √3 √5 √7 कुछ भी आएगा, आप खुद ही कर सकते हो। ओके, सो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये रट्टा पैटर्न है। मैं आपको कंबाइंड का बताता हूँ। जब आपको कंबाइंड आएगा तब क्या करोगे। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, पहला नहीं दूसरा क्वेश्चन है 3 + 2 √5। अब क्या है, ऐसे क्वेश्चन को क्या कर लो, वैसे ही करो। लेट, अच्छा इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ये ध्यान दे देना, ये प्रूव करना है। तो हम आंसर कर रहे हैं। लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल, बताया था ना उल्टा चल रहा है। सो 3 + 2 √5 = a/b, वेयर b ≠ 0, वही डायलॉग, एंड a एंड b आर को प्राइम या जो भी है ब्ला ब्ला, वो कर दो अपना, ठीक है। अब क्या पर्पस है हमारा, ये देखो, जब भी कंबाइंड आएगा आपका टारगेट होगा इस रूट को किसी तरह अलग कर लेना, यही टारगेट है हमारा, राइट। तो कैसे अलग करोगे, पहले 3 को उधर ले जाओ, तो 2 √5 = a/b - 3, आप इसका एलसीएम ले लो, a - 3b/b। अब आ जाओ, √5 = क्या हो जाएगा, सॉरी कट करना। सो अब क्या हो जाएगा, √5 = क्या होगा, this/2, यानी a - 3b/b, ये है /2, ये असली वाला अपॉन है। तो जब ये इसको इंटू करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, a - 3b/2b। अब आप बोलोगे कि सिंस a एंड b आर को प्राइम, या कई बच्चे बोलते हैं a एंड b आर इंटीजर, तो कोई भी इंटीजर है या प्राइम नंबर है, उसको अगर आप प्लस माइनस अपॉन करके कुछ भी करोगे तो वो तो रैशनल ही आएगा ना। रैशनल क्या सीखते आ रहे हो बचपन से, जैसे 1 + 2/5 है, या 1 - 2/3 है, या 2 × 4 + 5/9 है, ये सब क्या बनेगा, ये सारे रैशनल ही तो बनते हैं। ये 3/5 है, दिस विल बी -1/3, दिस विल बी 13/9, तो ये क्या है, ये सारे रैशनल ही तो हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी हमारा जो को प्राइम है, तो यहाँ ये सारा का सारा क्या होगा, रैशनल होगा। तो आप लिखोगे कि सिंस a एंड b आर को प्राइम, देयरफॉर a - 3b/2b is rational number, but √5 is irrational number, अब मुझे बताओ कि रैशनल और इरेशनल कभी सेम हो सकते हैं क्या, दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या। सो ये दोनों कभी सेम नहीं हो सकते, इसलिए आप चाहो तो अगले स्टेप में लिख के उसको कट कर दो कि दिस इज रैशनल नंबर बट दिस इज इरेशनल नंबर। दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, दोनों यहाँ पे इक्वल है। मान लो यहाँ पे
चलो लिख दो यहाँ इक्वल। अब आप लिख दो कि ये तभी पॉसिबल है, ये एक तरफ बोल रहे हैं कि रैशनल है, एक तरफ बोल रहे हैं इरेशनल है, और ये दोनों इक्वल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रैशनल के इक्वल में इरेशनल कभी नहीं होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा कॉन्ट्राडिक्ट जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है। सो आप लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स ईच अदर, या बोथ लिखो, दिस नहीं लिखो, यहाँ बोथ लिखो। ये लैंग्वेज वाला है इसलिए लैंग्वेज पे ध्यान दो। बोथ कॉन्ट्राडिक्ट्स ईच अदर, है ना। देयरफॉर सपोजिशन वाज रॉन्ग, माय सपोजिशन या आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, which implies 3 + 2 √5 is irrational, not rational. डन, ओके। तो इस तरह के कंबाइंड क्वेश्चन जो है मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगा मैं कि टीचर क्या करती हैं, या कई बार आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, तो अगर यही क्वेश्चन आपको 3 मार्क का है तो आपको क्या करना है, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टाफ में बताने जा रहा हूँ। सेम क्वेश्चन अगर 2 मार्कर है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो यहाँ पे कि ये इरेशनल नंबर है, ये आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर ये 3 मार्कर क्वेश्चन है तो आपको वहाँ पे √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। जो हमने अभी पीछे वाला क्वेश्चन में पूरी रामायण कहानी बताया है आपको √2 के लिए या √3 के लिए कि कैसे पूरा लिखना पड़ता है, ऐसे ही आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पहले कि √5 को इरेशनल नंबर, और उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि दिस इज द प्रूफ फॉर √5 इरेशनल नंबर। फिर पूरा रामायण बताओ, तब जाके यहाँ बोलोगे कि यस सिंस इट इज इरेशनल एंड दिस इज रैशनल सो बोथ कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर देयरफॉर सपोजिशन वाज रॉन्ग सो दिस इज इरेशनल। अगर ये 3 मार्कर क्वेश्चन है तो आपको ये बताना पड़ेगा यहाँ पे। अगर ये 2 मार्कर क्वेश्चन है तो हम अपने आप इसको लेके चल सकते हैं, ये मान के चल सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग करने वाले हैं इसी का 3rd क्वेश्चन। अब इसमें कुछ टेंशन ही नहीं है, 1/√2 है, 1/√2 को वही लेट कर लो, मैं शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ। लेट दिस इज बी इरेशनल नंबर, सॉरी दिस इज बी रैशनल नंबर, this is be rational number, and so 1/√2 equals to a upon b. Fine, b not equal to 0, वही डायलॉग सब लिख देना है, a and b आर को प्राइम, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हमने। अब हमने क्या बताया था कि आपको सिंप्लीफाई करके किसी तरह रूट को अलग कर लेना है, रूट को अलग कर लेना है। तो आप क्या करोगे, 1/√2 अगर a अपॉन b है तो √2 क्या हो गया, b अपॉन a। अब बोल दोगे कि सिंस ए एंड बी आर को प्राइम है सो b अपॉन ए इज रैशनल, बट √2 इज इरेशनल। उसके बाद लिख दो बोथ कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर देयरफॉर सपोजिशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल, खत्म। ओके, √2 है, ऐसे ही करेंगे। लेट 6 + √2 बी रैशनल नंबर, ऐसे ही ले लो 6 + √2 इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर b नॉट इक्वल टू 0, a एंड b को प्राइम। सेम डायलॉग, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे √2 को अलग करना है, बताया था √2 को कैसे अलग करोगे, 6 को उधर ले जाओ, a अपॉन b -6 हो गया, दैट्स इट। अब a और b को प्राइम है, बोलोगे मैं लिख नहीं रहा, आप समझ गए होगे, लिखोगे सिंस a एंड b आर को प्राइम सो दिस इज रैशनल बट √2 इज इरेशनल, so both contradict each other, therefore it is supposition was wrong, so it is not rational but irrational, खत्म। सो बच्चे अब हम लोग लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.4 का। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें 2-3 थ्योरम है, सारे थ्योरम एक ही बात बोल रहे हैं
क्या बोल रहा है, ध्यान दो कि कोई भी रैशनल नंबर है, सपोज x इज रैशनल नंबर है, तो वो p/q के फॉर्म में है। तो ये बोल रहा है कि अगर इसका जो डिनोमिनेटर है, ये q जो है, अगर q 2 और 5 के फैक्टर के फॉर्म में हुआ तो ये टर्मिनेट करेगा, इसका जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेट करेगा। मतलब q का जो फॉर्म होगा वो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगा, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा, दैट्स इट, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। मतलब नहीं समझ में आया होगा, समझाता हूँ। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन है, उसका जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, और अगर फैक्टराइज करके ये पता लग जाए कि उसमें या तो ओनली 2 फैक्टर है, या ओनली 5 है, या दोनों है, 2 और 5 दोनों हैं, तो टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट मतलब अगर आप उसको डिवाइड करोगे, डेसिमल में लाओगे, तो बिल्कुल एक जगह स्टॉप हो जाएगा। जैसे 1.5 या 1.735, ऐसा नहीं आएगा कि 1.73333, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेट करेगा। सो टर्मिनेटिंग के लिए क्या मतलब हुआ इसका, मैं सिंपलर लैंग्वेज में लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर मस्ट हैव फैक्टर या तो ओनली 2 हो और ओनली 5 हो, और 2 और 5 बोथ हो, ठीक है। देन फ्रैक्शन विल बी टर्मिनेटिंग, खत्म। इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं। 2-3 थ्योरम है, सबका एक ही मीनिंग है। एक जगह बोलते हैं कि इसका ये होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, एक जगह बोलते हैं कि ये नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, एक जगह बोलते हैं कि जी ये दोनों जहाँ होगा वो फिर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। क्या यार, एक ही चीज़ को घुमा रहे हो, है ना। तो खैर ये एनसीईआरटी का अपना स्टाइल है। अब हम इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, 17/8 है, अब पूछ रहे हैं कि बताओ विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन, आपको डिवाइड नहीं करना है और ऐसे ही बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर ये है तो फिर क्या होता है। आपको मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, फैक्टराइज किया तो 2 × 2 × 2 आ गया, मतलब 2 टू द पावर 3 आ गया। तो क्या बोला था, डिनोमिनेटर मस्ट हैव फैक्टर ओनली 2, या तो खाली 2 आता है तो भी, खाली 5 है तो भी, और 2 और 5 है तो भी टर्मिनेटिंग होगा। तो खाली 2 आया है ना, तो बोल दोगे ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, अगर कभी ऐसा फ्रैक्शन आ जाता है कि वो कैंसिल हो रहा है, तो पहले आप कैंसिल करोगे तब जाके ये ट्राई करोगे। जैसे अगर यही चीज़ मैं बोल दूँ 16 है अपॉन 34 है, तो आप क्या करो, पहले काटोगे, अब जाके देखोगे कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके देखोगे कि इसमें 2 फैक्टर है या 5 है या दोनों है, तो उस हिसाब से देखोगे कि हाँ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। जिसमें 2 नहीं है या 5 नहीं है या दोनों नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जिसमें खाली 2 आ गया या खाली 5 आ गया या दोनों आ गया वो टर्मिनेटिंग है। मतलब समझ में साफ है कि 2 और 5 के अलावे कोई भी फैक्टर अगर होगा, इसका मतलब साफ है कि 2 और 5 के अलावे कोई भी फैक्टर अगर हुआ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मैं लिख देता हूँ, एनी डिनोमिनेटर इफ एनी डिनोमिनेटर हैज फैक्टर other than 2 and 5, then it is non-terminating. जैसे 1 अपॉन, या ले लेता हूँ 17/6,
अब देखो सबसे पहले क्या बताया था, क्वेश्चन को देख लो, कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिया। अब 6 को देखो कैंसिल नहीं हो रहा, छोड़ दो। अब 6 को ब्रेक करो तो 2 3 जा, तो मतलब 6 के अंदर क्या है, 2 आ गया और 3 आ गया। हमने क्या बोला था कि 2 आया 5 आया या दोनों आया तो ठीक है टर्मिनेट करेगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर आ गया तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी पे है। ये पहले देखना है कि कैंसिल हो रहा है कि नहीं, अगर कैंसिल हो गया तो कैंसिल कर दो, उसके बाद ये चेक कर लो डिनोमिनेटर को ब्रेक करके, अगर 2 आ रहा है 5 आ रहा है, दोनों आ रहा है तो टर्मिनेट करेगा, और 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ रहा है तो टर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे एक क्वेश्चन और बता दूं, चलो कोई बढ़िया सा, जैसे फर्स्ट का 7th पार्ट है तो क्या लिखा हुआ है 129, ऐसे ही ओरल क्वेश्चन है ये सब। 129 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 एंड 7 टू द पावर 5, या जो भी है। तो देखो ऐसे ही देख के पता चल रहा है कि इसमें कटवर्ड तो नहीं है, तो इसमें क्या है 2 भी है 5 है 7 भी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये आप लोग खुद ही कर लोगे। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी में नहीं है कहीं भी, उसमें क्वेश्चन आएगा ऐसा कि मान लो यहाँ 15 है, यहाँ 8 है, बोलेंगे कि अच्छा मालूम करो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। इसको ब्रेक कर लिया मैंने, देख लिया अच्छा खाली 2 है तो भी चलेगा, टर्मिनेटिंग है, ठीक है भाई। अब पूछते हैं आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल्स इट विल टर्मिनेट, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल्स इट विल टर्मिनेट। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, पहले इसको ब्रेक कर लिया, ब्रेक करके देख लिया 2 टू द पावर 3 है। अब टर्मिनेट करने के लिए ये देखना है आपको कि इसको 10 बनाना है, 10 बनाना है मुझे नीचे में डिनोमिनेटर में। तो 2 कितनी बार आया, 3 बार। 10 में क्या होता है फैक्टर 2 एंड 5, तो जितनी बार 2 आया है उतनी बार 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 2 3 बार है तो यहाँ भी 5 को 3 बार से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं बारात में तो आया नहीं है कि अपने मन से जहाँ मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 125, और नीचे में क्या हो गया 2 इंटू 5 का पावर 3 हो गया, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लो 7 37 एंड दिस 10 टू द पावर 3। अब मुझे बताओ नीचे में अगर 10 टू द पावर 3 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे 3 जीरो आ गया, मतलब ये आफ्टर 3 डिजिट इट विल टर्मिनेट। इसका आंसर ये हो गया कि नहीं हो गया। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको कहीं, और खूब आता है ये क्वेश्चन। तो ये आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, मैं बोलता हूँ 17/2 टू द पावर 3 इंटू 5। अब देखो यहाँ क्या है, पूछेंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 है तो जाहिर है टर्मिनेटिंग है। अब पूछेंगे आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल्स इट विल टर्मिनेट, कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करेगा, ये पूछ रहे हैं। आप इसको 10 बनाओगे, कैसे बनाओगे, 2 है 3 बार, 5 है एक ही बार, तो इसको 3 बार 5 बनाना है। तो क्या करेंगे 5 को 2 बार जो है 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ बैलेंस करने के लिए। अब ऊपर में हो गया 17 इंटू 25, और नीचे क्या हो गया 2 भी 3 बार आया है 5 भी 3 बार आया है, तो मतलब 2 एंड 5 दोनों को 3 पावर में सेट कर लो। अब ऊपर में मल्टीप्लाई कर लो 8 42 दैट अपॉन 10 टू द पावर 3, तो ये 3 रह गया, तो ये क्या हो गया 0.425। अब तुम सोचोगे सर ये तो डिवाइड करके भी कर लूँगा, डेसिमल में ले आऊँगा, क्या ज़रूरी इतना करना। नो, अब जो बोर्ड का पैटर्न कर दिया है उसमें 1 मार्कर भी है, तो उसमें स्टेप्स वाले भी आ जाते हैं कि गिव रीज़न, तो वहाँ आपको ये दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं देंगे। तो आगे ना आफ्टर लिखोगे आफ्टर 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल इट विल टर्मिनेट। सो इसके अलावा आई डोंट थिंक सो इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ है, और 2 तो ऐसे ही है, और 3 वाला तो मैं बता ही चुका हूँ कि इसमें कौन सा बता रहा है कि बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है, रैशनल है, इरेशनल है। तो जब भी किसी नंबर के लिए मैं बता दूँ आपको, कोई भी नंबर है, ये 9 का चीज़ है, कोई भी नंबर है, अगर मान लो कि ऐसे 3 4 7 8 9 छोड़ दिया यहाँ पे, रिपीट नहीं कर रहा, तो ये रैशनल है। क्यों सॉरी रैशनल तो है ही, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है।
ये भी रैशनल है बट टर्मिनेटिंग है। अगर यही चीज़ यहाँ रिपीट हो रहा है, मान लो 3 4 7 8 9 है और ये इतना का बार लगा दिया, इतने का इतना रिपीट हो रहा है, यानी हर बार यही चीज़ आएगा फिर से 2 3 4 7 8 9 2 3 4 7 8 9, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट तो नहीं करेगा बट रिपीटिंग है। क्या लिखोगे, विथ रिपीटिंग। ये दोनों रैशनल है, ये दोनों क्या है, रैशनल है। लेकिन यहीं पे अगर कोई नंबर ऐसा है जो कि रिपीट भी नहीं कर रहा और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है तो वो इर्रेशनल है। जैसे आप ही का ये थर्ड वाला दिया हुआ है, बीच वाला 0.120 1200 ऐसे 0.120 1200 12000 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं बता चुका हूँ क्लास के शुरू में कि इस तरह के नंबर देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0 ऐसे बढ़ता ही रहेगा। तो ना ही ये टर्मिनेट करेगा ना ही ये रिपीट करेगा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट या विथ नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। रैशनल में क्या है, एक टर्मिनेटिंग आएगा जो टर्मिनेट कर रहा है बिल्कुल, एक आएगा जो रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये दोनों रैशनल में आते हैं, ये रैशनल है। लेकिन एक है जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो दोनों का दोनों क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अगर दोनों आ गए एक ही में कि नॉन टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा, तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो भाई थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना। 1.5 घंटे 2 घंटे हो गए इस वीडियो को बनाने में, अब इसको एडिट करके थोड़ा सा आप लोगों के लिए शॉर्ट में करूँगा। एंड 2 वीडियो में रियल नंबर एनसीईआरटी आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, दोनों एक ही साथ डालने वाला हूँ मैं। एंड आफ्टर दैट मैं पहले पॉलिनोमियल स्टार्ट करूँगा, लीनियर, ये 3 4 5 में पहले एनसीईआरटी पहले कवर करता हूँ, उसके बाद पीछे से फिर आरडीबी और एग्जाम्पलर भी डालना शुरू करूँगा। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं, बाय बाय।